Welcome, welcome, hearty welcome, 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 hearty welcome. ओम शांति। ओम शांति। कमलेश दीदी, ओम शांति जी। ओम शांति मंजू बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ौदा में। थैंक यू। तो रसिया से मॉस्को से सुधा बहन जी थे, सुधा दीदी थे। उनकी ये लौकिक बहन है, मुंबई से है और उन्होंने बीए विद इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और साथ साथ ये शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है, तो यूथ विंग के कोर कमेटी मेंबर भी है। तो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स और लेक्चर्स दिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यानी रशिया, कनाडा, बहुत जगह पर उन्होंने ऐसे लेक्चर भी दिए हैं। तो ऐसे कमलेश दीदी हमारे साथ है आज और उनके बहुत सारे अनुभव है इस ज्ञान मार्ग के। तो आज हम सभी इनके अनुभव से लाभान्वित होंगे। तो हम कमलेश दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक हाथ से। तो दीदी आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू कीजिए। ठीक है। ओम शांति हिमानी बहन। ओम शांति। हाँ, और मिनेश भाई, इनके द्वारा आपके साथ मिलना हुआ। वैसे तो आपने ये जो श्रृंखला शुरू की है, मैं इससे बहुत समय से परिचित हूँ, क्योंकि आपने जब ये विदेशी बहनों के अनुभव रखे, हम सुनते हैं। तो मैं जैसे बता रही थी, इस सेंटर से मेरा परिचय एक अलग तरीके से हुआ, क्योंकि जब आपके यहाँ से ग्रुप रशिया जाना था, तब सुधा बहन ने मुझसे पूछा था। तो मैंने कहा कि और मुझे मालूम था, और जब आप आने वाले थे उससे पहले मैं रशिया में ही थी। तो इस तरह से मेरी आप लोगों से पहचान हुई थी। और हमारे डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन जो हैं, तो मैं जब बहुत छोटी थी तब से मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि ज्ञान में चलते हुए 53 इयर्स हो चुके हैं। और जैसे कहते हैं कि जीवन एक किताब है, और उस किताब के जो पृष्ठ होते हैं उस पे कुछ हर रोज हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो ऐसे ही ये जो अलौकिक जीवन की ये जो किताब है, उस किताब के कुछ पन्ने ऐसे हैं जो बहुत मुख्य पन्ने हैं। और उन मुख्य पन्नों में से जो मेरे जीवन के अंदर, जैसे साकार बाबा से मुलाकात, इसी प्रकार से जो इस जीवन की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई गुलजार दादी जी के द्वारा। वही हमारी पहली शिक्षिका हैं। मैं आपको सुनाऊंगी आगे कैसे। और इसी प्रकार से बड़ी दीदी, उनका हमारे जीवन के अंदर एक मुख्य रोल रहा ढालने में। बड़ी दीदी माना मनमोहिनी दीदी। और उसके बाद हमारी दादी प्रकाश मणि, उसके बाद हमारे भ्राता जगदीश भाई, और उसके बाद चक्रधारी दीदी, और फिर मनोहर दादी, और उसके बाद तो सभी दादियां हैं, क्योंकि यज्ञ की एक भी दादी ऐसी नहीं है जिनसे हमारी कभी पर्सनल मुलाकात ना हुई हो। और यज्ञ की कोई भी वरिष्ठ बहनें जो थी पहले सारी, आज तो बहुत सारी उसमें से चली गई हैं, जिनसे कभी हमें पर्सनल मिलने का मौका ना मिला हो। चाहे वो न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन हो, और चाहे वो सुदेश बहन हो जर्मनी की, इस तरह से चाहे वो जयंती बहन हो। मीन्स लाइफ में कुछ ऐसे हमें अनुभव मिलते रहे हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए जैसे बाबा ने आज कहा है ना मुरली में कि बाबा तुम बच्चों की सर्विस पर है,
पढ़ाने की सर्विस करते हैं, पालने की सर्विस, संभालने की सर्विस करते हैं, और साथ साथ बाबा श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बाबा ने ऐसे ही हमारे जीवन को बनाया है। कुछ एक बातें, क्योंकि आप सुधा दीदी का अनुभव सुन चुके हैं, तो इसलिए मैं वो बातें कोई भी दोहराऊंगी नहीं। मैं थोड़ी सी ही बातें आपको कुछ अपने जीवन रूपी किताब से आपके सामने रखूंगी। और वैसे भी कहते हैं अनुभव जो है मोतियों के समान है। मैं जब YouTube में आप लोगों ने जो इतनी सारी बहनों के अनुभव रखे, तो मुझे विचार चल रहा था कि आपने तो अनुभवों के मोतियों की एक बहुत सुंदर माला तैयार कर दी है। बहुत ब्यूटीफुल जो आपने ये जो रोजरी बनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल रोजरी आपने तैयार कर दी है। और ये जो अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो बहुत भाई बहनों को कभी सुनने को भी नहीं मिले होंगे, इवन माई सेल्फ, जबकि मैं बहुतों को जानती हूँ। मैंने बहुतों के जब अनुभव सुने, क्योंकि लगभग जिनको भी आपने बुलाया है अपने अनुभवों के लिए, मैंने इनिशियली तो सभी के अनुभव YouTube पे जब हो गए थे, डाउनलोड हो गए थे, तब मैंने जो है वो सारे सुन लिए हैं। मैं सब लगभग सुन चुकी हूँ। लेटेस्ट वाले जो हैं अभी बाकी हैं सुनने। तो आपने बहुत सुंदर माला ये बनाई। तो ये तो आप सबको जैसे मालूम ही है कि हम एक बिजनेस परिवार से हैं और हम गर्ग हैं लौकिक फैमिली से। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज अग्रवाल कम्युनिटी लिटिल वैसे देखेंगे थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती है। आज की बात अलग है, मैं उन दिनों की बात सुना रही हूँ। और लेकिन हमारे फादर शुरू से बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, और दिल्ली में जो उनका बिजनेस था, उनकी अपनी मोनोपोली थी बिजनेस में। हमारा प्रिंटिंग का बिजनेस था और उनकी उस बिजनेस में मोनोपोली थी। और उसमें भी इसी कारण से जो हमारे आत्म प्रकाश भाई जो अभी हैं प्रेस में, या उससे पहले सत्यनारायण भाई, जगदीश भाई के साथ जो भी सेवा करने वाले थे, इंक्लूडिंग जगदीश भाई, ये पहले से ही, मतलब ज्ञान में आने से पहले ही हमारे फादर इन सबको जानते थे और वो उनको जानते थे, हमें नहीं मालूम था। और लौकिक परिवार का बैकग्राउंड ऐसा है कि ऐसे हमारे फादर शुरू से देवियों को मानते थे। हमारी मदर भी देवियों की भक्ति भाव वाला परिवार था हमारा। और वैसे देवियों को मानना, लेकिन दूसरी और आर्य समाज की जो प्रथाएं होती हैं कि कोई भी कार्यक्रम है तो यज्ञ हवन करना, जैसे गृह प्रवेश है तो हवन होगा, शादी है तो हवन होगा, ये हमारे परिवार में पहले से ही था। क्योंकि हमारे फादर जो थे आर्य समाज के डोनर थे, वन ऑफ द डोनर्स। और उन दिनों आप समझ सकते हैं 53 इयर्स पहले आर्य समाज जो ब्रह्मा कुमारी इसके बिल्कुल ऐसे था, वो हमेशा कट करते थे। और हम उन दिनों ज्ञान में चले हैं। और हमारी मदर पहले ज्ञान में आई, हमसे 6 मास पहले। और जब हम ज्ञान में चले, और ज्ञान में चलने के बाद हम अपने पूरे एरिया में इस तरह से फेमस थे कि ये वो घर है जहाँ से वो सारी ब्रह्म कुमारी में जाते हैं। लोग ब्रह्म कुमारी कहा करते थे, ब्रह्मा कुमारी की जगह। और आज वही लोग जो हैं, अभी तो हमारा इतना, क्योंकि हम दिल्ली से हैं, वहाँ इतना जाना नहीं होता है, लेकिन जब भी वो मिलते हैं अभी हमको बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। पहले उनकी जो निगाह थी वो फर्क थी और आज उनकी फर्क है। तो हमारा लौकिक अलौकिक जन्म दिल्ली में हुआ। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है कि हमारी पहली टीचर जो हैं गुलजार दादी हैं। कैसे? क्योंकि हमने आज तक भी ना ऑफिशियली 7 दिन का कोर्स किया, ना टीचर्स ट्रेनिंग की। हम 3 बहनें समर्पित हैं, तीनों में से एक मैं ऐसी हूँ, ना मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की है
और ना ही मैंने 7 दिन का कोर्स ऑफिशियली किया है। हम जैसे ही सेंटर पर गई, पहले पहले ही अपनी मदर को कह के, क्योंकि हमारी मदर पढ़ती थी, मुरली पढ़ा करती थी, और उसी के फलस्वरूप हम सेंटर के को हमें जानकारी मिली। पहले पहले हमने एक प्रदर्शनी देखी थी, वहां से हम स्वर्ग के प्रति आकर्षित हुई। फिर अपनी मदर को मुरली पढ़ते देखा, फिर सेंटर पर जाने का विचार आया। हमारी मदर ने कहा वहां तो सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं, तो मैंने कहा मेरे पास तो है ना, क्योंकि हम स्कूल में अपने को करिकुलर एक्टिविटीज में, कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत आगे थे, और स्कूल की तरफ से हम हमेशा पहले से ही जाते थे प्रोग्राम्स के लिए, स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, तो इसलिए वाइट फ्रॉक्स हमारे पास पहले से ही थे। एंड सेकेंडली एकेडमिक में भी हमारी जो नोटबुक्स हुआ करते थे, मेरी जो नोटबुक्स थी और मेरे जो एग्जामिनेशन पेपर होते थे वो बिग शीट्स, हमारे प्रिंसिपल हमेशा असेंबली में दिखाया करते थे। हमारा ऐसा था, क्योंकि टीचर्स मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। ये हमारे घर को समझ लीजिए, हमारे घर में सभी को एक गिफ्ट है, ये राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो हमारी प्रिंसिपल असेंबली में दिखाया करती थी। असेंबली में जो प्रेयर्स होती थी तो हम लोग प्रेयर्स को लीड करते थे पहले से ही, क्योंकि जब 4 साल की थी तब से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। तो हमारे लौकिक परिवार में सब संगीत प्रेमी भी हैं, अभी भी जो है लौकिक परिवार वाले सभी संगीत प्रेमी हैं, सभी गाते हैं। तो ये सारा मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया। जब मैं 7th क्लास में थी, 1967 में दिल्ली में टीवी आया, दिल्ली दूरदर्शन, और हमारी एक टीचर थी इसकी, जो हमें बायोलॉजी पढ़ाया करते थे, और उसने मुझे हमने एक वहाँ पर एक मॉडल तैयार किया, और दिल्ली दूरदर्शन में एक प्रोग्राम हुआ, और उन दिनों में 7th क्लास में पढ़ती थी, मुझे अभी तक याद है। और वो मॉडल बना के मैं स्कूल में स्टूडेंट्स प्रोग्राम में, मेरा टीवी में प्रोग्राम आया, और जब जैसे टीवी शुरू हुआ और जब टीवी में जो न्यूज़ सुनाती थी, उन दिनों तो बहुत कम प्रोग्राम होते थे टीवी के, तो मुझे वो जब वो टीवी में वो सुनाया करती थी, मुझे बड़ा आकर्षित होता था कि मुझे जो है ना ऐसा बनना है। और बचपन में क्योंकि सारे संगीत प्रेमी थे, मैं समझती शायद सुधा बहन ने आपके साथ शेयर किया होगा, हम लोग जो है हमेशा रेडियो चलाकर ही पढ़ते थे। घर में यदि हम हैं तो रेडियो चलता रहेगा, हम म्यूजिक सुनते रहेंगे और अपना पढ़ाई करते रहेंगे। और इतनी हमारा था कि मैं एक बार यदि गीत सुन लेती थी तो मुझे उसके शब्द और उसकी धुन पूरी याद हो जाती थी, फुल, इतना संगीत से प्रेम था। तो जब ये टीवी की बात आई, 67 में टीवी आया और वहां हम गए, और उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई बच्चों के प्रोग्राम के लिए, तो मैं वहां चली गई उस प्रोग्राम में, और मेरे मन में एक उद्देश्य हो गया कि मुझे टीवी में, जैसे टीवी में कार्य करते हैं, मुझे टीवी में जाना है। एक पहले लक्ष्य था प्लेबैक सिंगर बनना है, और दूसरा लक्ष्य हो गया कि अभी मुझे टीवी में जाना है। ये है ज्ञान से पहले की बात। अब उसके बाद फिर जब हम 8वीं क्लास में आई, और तब मुझे जो है तब मुझे ये ज्ञान मिला, और जब ज्ञान मिला तो सेंटर पर हमारा जाना हुआ, तो मैं सुबह की क्लास में चली गई, और कमला नगर में उन दिनों क्लास सुबह 5:30 बजे हुआ करती थी। 5:30 और 7:30 बजे क्लास, 7 या 7:30 बजे क्लास पूरी हो जाती थी। तो मैं गई तो गुलजार दादी जो है वहां पर मुरली सुना रही थी। मेरी वहीं से ही शुरुआत हुई इस ज्ञान के जीवन की, और मुझे इतना अच्छा लगा। अगर आज मुझे आप पूछेंगे तो मुझे मुरली का कुछ भी समझ में नहीं आता था, मुरली क्या है नहीं मालूम है, लेकिन मैंने जब सबको देखा कि सब नोटबुक लेके आते हैं, क्योंकि मेरी हॉबी आज भी है पढ़ना,
ये मेरी हॉबी है। और अभी इतना समय नहीं मिल पाता है, बाबा की सेवाओं में व्यस्त रहते हैं काफ़ी, तो इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरी आज भी हॉबी है रीडिंग। जब हम लोग को दिल्ली में समर वेकेशन से पहले नई क्लास में आ जाते हैं तो वो सारी बुक्स मिल जाती थी, मैं समर वेकेशन में सारी बुक पढ़ के पूरी कर लेती थी। तो इसलिए जब मैंने वहां देखा सब लोग लिखते हैं तो मैंने अपनी नोटबुक लिया और सारी मुरली लिखनी शुरू कर दी। तो चक्रधारी दीदी और गुलजार दादी को ऐसा लगता था कि ये बहुत स्टूडियस है, ये तो बहुत सारी सब मुरली लिखती रहती है। और दूसरी एक विशेषता है, कमला नगर सेंटर जो आज शक्ति नगर सेंटर कहलाता है, वहाँ के भाई बहनों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और वो विशेषता ये है कि कोई भी कन्याएं यदि क्लास में आती हैं वो उनको हमेशा आगे बिठाते हैं। कितना भी होगा, अगर आप थोड़ी देर भी क्लास में आएंगे, आगे जगह भी नहीं होगी, वो अपने आप पीछे खिसक जाएंगे, आपको आगे बिठाएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता, शायद यही कारण है। और वहाँ की पालना भी ऐसी रही है कि कमला नगर से बहुत कन्याएं निकली हैं अपने यज्ञ में, बहुत कन्याएं निकली हैं जो आज चारों तरफ फैली हुई हैं सेवाओं के अंदर। इसलिए मुझे बहुत इस बात का गौरव होता है कि लौकिक तो ठीक है लेकिन अलौकिक जीवन में पालना भी ऐसों से मिली जो आज अपने यज्ञ के अंदर बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही श्रेष्ठ हैं। उनसे हमें उस जीवन की पालना मिली। जैसे हम वहाँ जाते थे और हमने लिखना शुरू कर दिया और मुझे मालूम पड़ा कि माउंट आबू में ग्रुप जा रहा है, तो मैंने अपने मदर को कहा कि मुझे भी माउंट आबू जाना है, क्योंकि हमारे ही, जैसे आप सोसाइटी कहो या हमारे ही बिल्डिंग में एक और हमारे थे नेबर्स, वो ज्ञान में चलते थे, तो वो जाने वाले थे। तो मेरी मदर ने कहा कि तुम अपने फादर को पूछ लो, अगर छुट्टी देते हैं तो भले जाओ। तो मैंने आपको बताया हमारे फादर शुरू से बहुत ब्रॉड माइंडेड रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। हम पूछ कर ही आए थे। ऑल्दो हमारे फादर तो बहुत लेट ज्ञान में चले, हम तो काफी समय तो ऐसे ही चलते रहे ज्ञान में। तो हम चले गए मधुबन में, और ये बात है जून 1968, जब मुझे साकार बाबा से मिलने का मौका मिला। जब मैं वहां गई तो साकार बाबा से मिलने का मौका मिला। शायद आप में से जो पुराने हैं उनको मालूम होगा, कोई पुराने यदि होंगे, कि पहले म्यूजियम नहीं था, और म्यूजियम के सामने जो अभी होटल है माउंट आबू में, ये खाली जगह थे। और वहां पर 1968 जून में बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी थी। और उन दिनों में जब एग्जीबिशन लगती थी तो सब यज्ञ के बड़े बड़े इकट्ठे हो जाते थे, और एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए फंक्शन हुआ करता था, और वो फंक्शन था वहां पर। और क्योंकि हम स्कूल में भी आ गए, अच्छा सेंटर पर आए तो वहां पर भी आगे ही बैठते थे। और जब वहां गए तो फंक्शन था, मैं आगे बैठी हुई थी, तो एक टीचर आई, और उस टीचर ने आके, अपनी ब्रह्मा कुमारी टीचर, वो टीचर आई, उसने आके मुझे उठा दिया वहां से, और उठा के मुझे उसने वहां अपनी बहन को बिठा दिया और मुझे कहा तुम पीछे जाके बैठो। मैं चली गई पीछे उठ के, चली तो गई, लेकिन क्या ज्ञान की उस समय तो क्या धारणा होगी, लेकिन अंदर में बहुत खराब लगा, इसने मुझे क्यों उठाया। अच्छा, जो मेरे साथ थे, जिनके साथ मैं गई थी, जिनको मैं जानती थी, उन लोगों को पहले से ही पीछे बिठा रखा था, वो भी मेरे से अलग हो गई, वो भी मुझे नहीं मिले, और मुझे रोना आए, इतना रोना। और जब प्रोग्राम पूरा हो गया, जो हमारे सेंटर्स पर आने वाली माताएं बहनें थी, जो ग्रुप आया था, उनमें से मुझे कोई भी दिखाई ना दे, तो मैंने बहुत रोया। अब मैं रो मैं ढूंढूं किसको, मैं कैसे जाऊं पांडव भवन, मुझे तो मालूम नहीं है रास्ता, मैं कैसे जाऊंगी। तो आखिर मुझे एक माता मिली जो मुझे पांडव भवन ले गई। उसके बाद चक्रधारी दीदी जो है, उसके एक दिन के बाद चक्रधारी दीदी
ये पहला ग्रुप मधुबन में लेकर गई थी। और दीदी तो पहले से ही साकार बाबा के बहुत नजदीक थी, बहुत पालना ली है चक्रधारी दीदी ने। तो दीदी ऐसे वहां से गुजर रही थी तो बाबा ने उनको बुलाया और उनको बुला के कहा कि बच्ची तेरी पार्टी ठीक है। उन दिनों पार्टी बोलते थे शब्द, आज भी हमारे यज्ञ में पार्टी शब्द जब बोलते हैं ना कि तुम्हारी पार्टी ठीक है। और उन दिनों यज्ञ में क्या होता था कि अगर 15-20 लोग आ गए हैं पार्टी में तो माना बहुत बड़ी पार्टी है वो। तो दीदी ने जवाब दिया बाबा को, बाबा पार्टी तो सारी अच्छी है लेकिन उसमें एक छोटी बच्ची है वो रोती ही रहती है। तो बाबा ने कहा तुम उसको मेरे पास ले आओ। तो दीदी ने कहा कि कैसे लेके आऊं, टर्न तो अभी आया ही नहीं है और वो लच्छू बहन तो आने नहीं देगी, क्योंकि लच्छू बहन होती थी ना संभालने को, बाबा के संभालने पे। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम पीछे के दरवाजे से आ जाना। अब पीछे का दरवाजा कौन सा है? जो पांडव भवन में बाबा के कमरे का अभी जो गेट है ना, और उसके बाजू में एक छोटा सा गेट है, वो पीछे का दरवाजा था। ये दरवाजा पहले नहीं था, ये सब बाद में ओपन हुआ है। और बाबा का कमरा जो एग्जिस्टिंग है ये इससे आधे से कम था, बहुत छोटा सा कमरा था, ये बाद में दीवार निकाली है। बाबा के अव्यक्त होने के भी काफी वर्षों के बाद वो दीवार निकाली है वहां से। और ये जो आंगन है जहां पर वो बाबा का खत का बॉक्स रखा रहता है, वो जो था वो आंगन था कच्ची, इस पे ईंटों का फर्श था, ऐसे ईंटें दिखाई देती थी। तो वो छोटा सा दरवाजा, और दीदी जो है मुझे बाबा के पास लेके गई। और बाबा जो है ऐसे चारपाई बिछी हुई है, बाबा सामने कुर्सी पे बैठे हैं और इस तरफ जयंती बहन अपनी जो है वो खड़ी है। जयंती बहन के साथ ज्योति बहन थी और मनमोहिनी दीदी बाद में आई। वहां पर मनमोहिनी दीदी बाबा के साथ ऐसे है और मैं वहां चली गई बाबा के मिलने के लिए। और उन दिनों ये शांति स्तंभ तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन ये सारा मिट्टी का था एरिया, जो भी जहाँ भी निर्वैर भाई वगैरह जहाँ पर, ये सारा मिट्टी थी यहाँ पर पूरी। तो मिट्टी में पांव बहुत गंदे हो जाते थे, आप चलेंगे तो मिट्टी में पांव गंदे होंगे। और हम शुरू से ही बहुत सफाई की कॉन्शियस है बचपन से। अगर बचपन में अगर मेरे कपड़ों को एक भी कोई दाग लगेगा ना, मैं अपनी मदर के पीछे पड़ जाती थी कि मेरे कपड़े बदली करो। तो पाँव में अगर जरा भी मिट्टी लग गई वो तो चलता नहीं है। अब बाबा मुझे मैं अपने पाँव जो है अपनी फ्रॉक के अंदर छिपाने की कोशिश कर रही थी कि बाबा को दिखाई ना दे मेरे पाँव मट्टी, उसमें मट्टी लगी हुई है। और बाबा ने बड़े प्यार से मुझे जैसे गोद में लिया। मुझे नहीं मालूम कि बाबा ने मुझे क्या कहा, लेकिन आज यदि मैं आपको अपना अनुभव जो सुना रही, जब मैं ये वर्णन करती हूँ तो मुझे सारा वो दृश्य सामने आता है आज भी, कि कैसे मैं प्यारे बाबा से मिली। और बाबा ने लास्ट के मुझे जो शब्द हैं वो सिर्फ याद है। एक बाबा ने दीदी को कहा कि बच्ची को सौगात देना, और दूसरा बाबा ने कहा बच्ची को यज्ञ की एल्बम्स दिखाओ। इतना मुझे याद है। और मैंने वो यज्ञ की एल्बम्स, जो आज निर्वैर भाई का कमरा है पांडव भवन में, उस कमरे में बैठ के मैंने एल्बम्स देखी थी। और उन एल्बम्स के जो फोटोज हैं, कुछ फोटोज हमारे हिस्ट्री हॉल में लगे हुए हैं, सारे नहीं हैं ये। और मैंने उसी एल्बम के अंदर जो बाबा के फोटोज, वो फोटोज देखे थे जिसमें यहाँ पर बाबा के चक्र चमकता था। तो फोटोज मैंने खुद देखे हुए हैं सारे। उसके बाद मैंने कभी वो एल्बम्स देखी नहीं, और वो कुछ चित्र सिर्फ वहां अपने हिस्ट्री हॉल में लगे हुए हैं। ये सब देख के मेरे जीवन पर जैसे एक बहुत बड़ी छाप लगी। और जैसे एक, मुझे नहीं मालूम कि भगवान कौन है, पर मुझे नहीं मालूम कि ब्रह्मा कौन है, परंतु इतना पता था कि ये एक विशेष व्यक्तित्व है। और मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे कि भगवान है, जैसे कि भगवान है। ये जून 1968 की बात है और जनवरी में बाबा अव्यक्त हो गए, सबको मालूम है।
और उन दिनों बाबा का पुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मुझे अभी तक एक बात याद है, मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है। थी तो बहुत छोटी, और वैसे भी बहुत छोटी दिखती थी, मैं अपनी एज से बहुत छोटी दिखाई देती थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची इसका फोटो लेके क्या करोगी? मैंने कहा, नहीं बाबा आपके साथ फोटो खिंचवानी है, लेकिन बच्ची इसका फोटो लेके क्या करोगी? और उसका तो फोटो खींचता ही नहीं है, वो तो आता ही नहीं है। लेकिन बाबा ने फिर बड़े प्यार से नेक्स्ट डे, बाबा ने जो बाबा का बगीचा था उस बगीचे के पास, और जो अभी दादी जो अपना हमारा जिसको चांदनी चौक बोलते हैं पांडव भवन में, जहाँ अधिकतर हम बैठे रहते हैं, उसके नजदीक में बाबा के साथ हमने फोटो खिंचवाया। बाबा ने ये इच्छा पूरी की। ये मैं बात आपको क्यों सुना रही, मैं आपको बताती हूँ कैसे मेरे जीवन के अंदर एक ऐसी छाप पड़ी। और वो छाप कैसी थी कि मैं बचपन से बहुत इंडिपेंडेंट विचारधारा वाली थी। बचपन से मेरी सोच ऐसी थी कि मुझे इंडिपेंडेंटली, अगर समझो मैंने किसी को कुछ कहा कि आप ये मेरा कार्य कर दो, अगर नहीं किया ठीक है मत करो, मैं अपने आप कर लूंगी। मैं इस प्रकार की विचारधारा वाली थी। मैं बहुत छोटी थी, मैंने एक बार मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको कि मैं बहुत छोटी थी, मेरे बाल बहुत लंबे थे और बहुत भारी बाल थे। मैंने मेरी मदर को कहा कि आप मेरे, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा परिवार था, वैसे हम 6 भाई बहन हैं, और तो मैंने अपनी मदर को, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, तो मैंने अपनी मदर को कहा कि बाल बना दो, तो उन्होंने कहा मैं भी बनाती हूँ। तो मेरे फादर अपने बाल कटवाने जा रहे थे, तो मैं पीछे पीछे भाग के उनके पास गई। मैंने कहा कि ना आप मेरे भी बाल कटवा दो, मैं अपने आप बाल बनवा लूँगी। और मेरे फादर को तो पहले ही शौकीन थे वो तो बहुत, तो उन्होंने मेरे बाल भी कटवा दिया। मैं आ गई, मैंने अपनी मेरी मम्मी ने जब देखा, मदर ने, कि ये क्या, तो मैंने कहा नहीं आपको टाइम नहीं होता ना करने के लिए, मैं अपने आप ही कर लूंगी। मैं उस टाइप की थी। जैसे मैंने आपको स्कूल में भी बताया ना, हम जैन स्कूल में पढ़ती थी, एसएन जैन स्कूल था, वहाँ पढ़ती थी। और जो महावीर जयंती होती है वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो जैन स्कूल से हमारे हमेशा वो निकलता था, जो जैसे अभी अपनी शोभा यात्राएं निकलती ना, ऐसे वो निकलती थी। हम उसमें जाके स्कूल की तरफ से हम लोग भजन गाते थे। तो स्कूल में भी इतने आगे थे शुरू से ही। मैं जब 10 साल की थी तब मैं बिना देखे म्यूजिक हारमोनियम प्ले कर लेती थी पूरा, मैं बिना देखे उसके ऊपर। और इस तरह से मैंने कई अवार्ड भी जीते हैं अपने छोटेपन से ही, पहले से ही। तो अब कैसे ज्ञान में आने के बाद कैसे परिवर्तन आया, बाबा ने कैसे अपना बनाया। अब मेरे जीवन में जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस बाबा के ज्ञान और बाबा से जो मिलना हुआ, मेरा साकार बाबा से मिलना हुआ जो मेरा, उसने मेरे जीवन के अंदर ट्रिमेंडस चेंजेस लाए। नहीं तो विचारधाराओं को बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो आपकी डीप रूटेड संस्कारों में बातें होती हैं, वो जल्दी से बदलती नहीं है। ज्ञान, योग और जो बाबा से जो मेरा मिलन था, मुझे बार बार, जैसे मैं पढ़ाई पढ़ती थी, हमने बाद में साइंस लिया, तब कुछ कुछ ज्ञान समझ में आने लगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब सब्जेक्ट्स थे, हम सीबीएसई से पढ़े हैं, वो समझ में आने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब ज्ञान समझ में आने लगा और ये सब चीज़ें क्लियर होने लगी, और मुझे बीच बीच में वो बाबा से मिलन की जो घड़ियां हैं वो याद आया करती थी, और वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे। जब हम कॉलेज में भी जाते थे तो कभी कभी क्या है, शुरू शुरू में जब सेंटर्स पर आना जाना होता है, तब क्या होता है कि अधिकतर उन दिनों में वाइट पर बहुत एम्फेसाइज किया जाता था कि वाइट पहनो। आपको मालूम है दिल्ली में बहुत
पंजाबी जो है कम्युनिटी काफ़ी है, उनका काफ़ी सारा वो है। और एकदम से अगर आप वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दो सोसाइटी के बीच में, और उन दिनों तो काफ़ी था, बहुत लोग ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को ठीक भी नहीं समझते थे, तो मैं थोड़ा सा इस प्रकार का पाथ लेके चलती थी। उसके बाद जब मैंने जॉब भी किया तो मुझे कहा भी गया कि आप जॉब में जाएंगी तो वाइट पहन के जाएंगी, तो मैंने जवाब क्या दिया था, दीदी दिल से वाइट होने की आवश्यकता है, लेकिन बाहर से मैंने वाइट कपड़ा पहना है या नहीं उसका इतना फर्क नहीं पड़ता जितना अपना मन वाइट होना चाहिए। क्योंकि आप एकदम से अगर कहीं भी आप जाएंगे एकदम से वाइट पहन के जाएंगे, उन दिनों की ये बात है, मैं आपको 70s की बात बता रही हूँ, तो लोग आपको पहले से ही सोसाइटी से अलग कर देंगे। अगर हमें सेवा करनी है तो हमें कुछ तरीके भी, कुछ युक्तियां भी अपनानी पड़ती हैं। ये थिंकिंग मेरी पहले से ही थी, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कहा गया था। कमला नगर सेंटर तो पहला सेंटर है यज्ञ का, और जब हमको क्लासेस कराई जाती थी बिल्कुल स्पष्ट कहा जाता था, फिल्में नहीं देखनी है, टीवी नहीं देखना है, ये नहीं खाना है, बाजार का नहीं खाना, ये हमको बिल्कुल एकदम बताया जाता था ये सब चीजें डायरेक्ट। तो इस तरह की वहाँ बातें थी। तो मैंने कहा कि अगर हम जाएंगे तो क्या सेवा फिर कैसे होगी। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने जॉब किया, मुझे अपना रिजाइन जो करना, मैं बॉम्बे के आने के बाद बहुत लंबी मैंने छुट्टी ली, मैं गई नहीं ऑफिस में। इवन देन उन्होंने मेरी सर्विसेज को टर्मिनेट नहीं किया। मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में थी, गवर्नमेंट जॉब था। मैंने कितना बोला, मैंने सोचा मैं छुट्टी ले लूंगी, मेरी जॉब टर्मिनेट हो जाएगी। मैंने लगभग 6.5 साल जॉब किया है, लेकिन उन्होंने जॉब टर्मिनेट नहीं किया। मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया, रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने पहचान लगा के अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि शुरू से मेरा हमेशा एक संकल्प रहा कि अगर हमें बाबा की सेवा करनी है तो बाबा की सेवा करनी है वो हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से होती है। ज्ञान सुना के मुख से आप पहचान दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको आपका व्यवहार अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आप ऐसे कैसे हैं। और ऐसे हमारे जीवन के बहुत सारे, मेरे ऑफिस के भी बहुत इस प्रकार के अनुभव हैं। वो अनुभव भी बिल्कुल डिफरेंट अनुभव है एकदम से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब ज्ञान में चलते हैं तो हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। जो बाबा कहते हैं बच्चे व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखना चाहिए, वो हम नहीं रख पाते हैं। लेकिन हमने उस चीज का बहुत बैलेंस किया। तो क्योंकि मैंने जॉब किया, कारण ये था, सुधा बहन जो है सरेंडर हो गई। सुधा बहन मुझसे 2 साल बड़ी है, एग्जैक्टली 2 years। और उससे बड़ा हमारा एक भाई है। तो मुझे समर्पित होना था, तो मुझे बड़ी दीदी ने मना किया। मैंने आपको बताया हम अग्रवाल परिवार से हैं। तो बड़ी दीदी ने कहा कि और फादर ज्ञान में नहीं चलते थे, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हुए, मेरे फादर के जो फ्रेंड्स थे, और क्या होता है एंटी प्रोपेगेंडा जब होता है बाहर, जैसे जैसे ज्ञान फैलता है तो सुनने में तो आता है। तो हमारे फादर को कई लोग बोलते थे ऐसा है, ऑल्दो उन्होंने हमें कभी भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई। सुबह की क्लास में जाने में कभी उन्होंने रोक नहीं लगाई। कभी कभी वो हमारी मदर को कह दिया करते थे कि तुम तो जाती है, इनको भी साथ ले जाती है। तो हम अपने फादर को कहते थे आप इनको मत कहो, हम अपनी मर्जी से जाते हैं, वो हमको नहीं करती हैं, उठाती हैं, हम अपनी मर्जी से जाते हैं। हम हमेशा उनको प्रोटेक्ट किया करते थे, अपनी मदर को। तो हमारे फादर ने कभी रोक नहीं लगाई। लेकिन फिर भी तो जब बड़े होते हैं, जब छोटे बच्चे हैं फिर तो चल जाता है, और जब गर्ल्स बड़ी होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कन्याओं से ज्यादा जिनको समर्पित होना होता है, उनके पेरेंट्स के लिए ज्यादा बड़ी परीक्षा होती है। क्योंकि उनको कन्या तो समर्पित हो गई, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको जो दुनिया को फेस करना पड़ता है। क्योंकि लोग कहेंगे आपने अपना पैसा बचा लिया,
कोई कहेंगे आपने अपनी लड़की की शादी नहीं की, मीन्स बहुत सारी बातें उनके सामने आती है ना। तो हमारे फादर के सामने जब वो हमें कहते थे, तो एक बार उन्होंने हमें ये भी कहा था, अगर तुमको सेवा ही करनी है तो ऐसे सेवा करो ना, क्योंकि जैसे वो जाते हैं ना, ये अपने जैसे आरएसएस में लोग जाते हैं ना, घर घर में जाके वो देते हैं, सेवा तो ऐसे होती है, उसके लिए तो त्याग करना पड़ता है, जबकि वो ज्ञान में नहीं चलते थे। लेकिन एक बार उन्होंने हमको ऐसा भी कहा था, और वो बात मेरे मन में फिट हो गई थी। तो इस तरह से ये जो सारा चला, सुधा बहन समर्पित हो गई, तो बड़ी दीदी ने मुझे रोक दिया। बड़ी दीदी ने मुझे कहा कि देखो, अगर तुम भी आ गई तो तुम्हारे भाई की शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी, तुम्हारे भाई की सबसे पहले मैरिज होनी चाहिए, उसके बाद तुम आओ। उन्होंने मुझे ये कहा। आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ऐसा कहती हैं, वैसा कहती है, लेकिन मैं ये बातें आपको यूं सुना रही हूँ कि दादियों का जैसे जैसे हम उनके नजदीक आते हैं तो उनकी जो राय होती है वो बहुत सही राय होती है। और मैं तब तक घर पर रही, और मैंने उन दिनों फिर जॉब शुरू किया, जॉब भी किया, और कभी भी ये हमारे पेरेंट्स के ना, उन्होंने मुझसे आज तक भी नहीं पूछा कि मेरी सैलरी कितनी है या कितनी थी और मैं क्या करती हूँ उस पैसे का। वैसे जिंदगी में किसी ने भी, ना हमारा ब्रदर ना हमारा फादर, कभी उन्होंने हमसे पूछा नहीं क्या करती हो तुम। लेकिन मैंने जॉब किया जस्ट ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मा कुमारी मना नहीं करती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि हमारे फादर को ये लग गया था, हमारे फादर का ऐसा था, वो हमेशा कहते थे कि आप भले शादी मत करो, लेकिन आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो धन के मामले में। आपको किसी के आगे भी ऐसे हाथ फैलाना नहीं पड़े कि मुझे चाहिए, ऐसे हाथ नहीं फैलाना। इसीलिए उन्होंने हम सबको एजुकेशन जो है बहुत अच्छी दी। ऐसे मैंने एमए किया है इंग्लिश में, लेकिन मैंने लास्ट एग्जामिनेशन नहीं दिया है, लास्ट पेपर नहीं दिया है, तो लास्ट सेमेस्टर होता है वो नहीं दिया है मैंने। तो उन्होंने सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दिया। और सुधा बहन सरेंडर हो गई थी, उसके 7 साल तक भी सुधा बहन के एम्प्लॉयमेंट के लेटर्स, अपॉइंटमेंट के लेटर्स आते रहते थे सुधा बहन के। तो हमारे फादर को बहुत लगता था। जैसे हमारी तीसरी बहन राधा बहन है, तो वो एमफिल है स्टैटिस्टिक्स में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से उसने एमफिल किया है। और जब उसने एमएससी किया मैथमेटिक्स में, तो सेम डे रिजल्ट जब आया तो वहाँ के प्रिंसिपल का मेरे फादर के पास फोन आ गया था कि आप अपनी डॉटर को भेज दीजिए जॉब के लिए, उसी कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए। तो हमारे फादर को ऐसा बहुत होता था कि हम लोग जॉब करें, हम लोग धन कमाएं, और वो हमको बोलते थे कि धन कमाओ और धन को सेवा में लगाओ, वो हमें ऐसा कहते थे। इस बात को समझाने में मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ा, क्योंकि सुधा बहन बहुत डेडिकेटेड रही। जैसे उसको ज्ञान में हम लोग चले, तो बस उसको ये धुन लगे कि अभी मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे जॉब करनी है। मेरे फादर ने जबरदस्ती उनको पढ़ाया, एमएससी कराया। और इवन देन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी वो सुबह सेंटर पे जाती थी, आई कॉलेज में गई, कॉलेज से आई, नाश्ता किया घर में, फिर सेंटर चली गई, और वहां जाके जगदीश भाई के साथ कार्य करती रहती थी वो सारा। तो क्योंकि वो जगदीश भाई के साथ बहुत बिजी रहती थी और बहुत सारी सेवाओं में इन्वॉल्व थी, तो और यहाँ पर जो था इस तरह का जो कार्य था, तो इसलिए मुझे दीदी ने रोक दिया कि तुम अभी रुक जाओ, तुम अभी मत आओ। एंड आई वेटेड टिल देन, और मैंने तब तक जॉब किया। और उसके बाद जब हमारे ब्रदर की मैरिज हो गई सारी, और मैरिज होने के बाद मैंने अपने फादर को कहा कि अब मुझे जाना है, समर्पित होना। मेरे ब्रदर ने बहुत रोका, तुमको कोई कुछ कहता नहीं है, तुम अपना करो, आराम से रहो, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम सुबह सेंटर जाती हो, शाम पे जाती हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, माना जाना है। मैंने समझा के, मैं बहुत प्यार से उनको समझा के, उनको सब कुछ ठीक करके फिर घर से निकली थी।
क्योंकि सुधाबेन जब निकली तो थोड़ा हमारे यहाँ पर थोड़ा सा घर में उथल पाथल हो गई थी। तो ये तो बहुत सारी लंबी कहानियां हैं जो हमारे जीवन की हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से बाबा ने परिवर्तन किया, उसका एक किस्सा और सुनाती हूँ कि जब हम छोटे छोटे ज्ञान में चले, हम 42 कुमारियां 42 कुमारीज का ग्रुप था कमला नगर सेंटर पे, जिसमें सुधाबेन मुख्य, हम लोग मुख्य थे। और सुधाबेन हम बचपन से ही, मैं और सुधाबेन हम दोनों मिलके, घर में भी कोई भी कार्य करना है ना समझो, तो हम दोनों मिलके करते थे हमेशा। तो सेंटर पर भी हम लोग मिलते थे, जैसे मिलके कार्य करना है कोई भी। तो एक पहला पहला गीत था, पवित्र बन माँ भारती पुकारती। ये गीत पहला पहला हमने इसका परफॉर्मेंस तैयार किया। दीदी आई, उस गीत को हमने सारा, कुछ शब्द थे लिखे हुए, हमने उन सब शब्दों को ठीक किया, उसकी धुन बनाई। ये धुन नहीं जो अभी धुन रिकॉर्डेड है, ये धुन नहीं थी, उसकी धुन दूसरी थी, वो मार्चिंग सॉन्ग के रूप में धुन थी। हमने वो धुन तैयार की, धुन तैयार करके पूरा ग्रुप तैयार किया, सबको हमने सिखाया। हमने दीदी को कहा कि सब लोग ऐसे ऐसे ड्रेस पहनेंगे, ऐसे लाल रंग का बेल्ट होगा, लाल रंग का रिबन होगा, वाइट सॉक्स होंगी, ये सब ऐसा सब तैयार करके दीदी को बताया, चक्रधारी दीदी को। और हमने पहला पहला पब्लिक प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दिया दिल्ली के कमला नगर के प्रोग्राम में। बस वो हमने प्रोग्राम में परफॉर्मेंस देना था और फिर तो हम सारी दिल्ली में प्रसिद्ध हो गए। कहीं भी दिल्ली में प्रोग्राम होना है तो कमला नगर सेंटर पर फोन आ जाता था, अपनी कुमारियों को भेजो। अब अपनी कुमारियां को भेजो तो माना हमको जाना है वहां पे, और फंक्शन तो शाम को होते हैं सारे, आना है। आप देखिए हमारे फादर हमेशा गाड़ी या तो भेजते थे या गाड़ी में खुद लेने आते थे हम लोगों को। रात को प्रोग्राम जाते हम खुद थे सेंटर की तरफ से, लेकिन जहां प्रोग्राम है वहां हमारे फादर पहुंच जाते थे। ऑल्दो ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन वो हमको हमेशा वहां पर या तो गाड़ी भेज देते थे लेने के लिए, और या तो फिर खुद आ जाते थे लेने के लिए। उनका ये हमेशा सहयोग हमको बना रहा। तो इसके कारण से क्या हुआ, क्योंकि ये जगदीश भाई कहो, गुलजार दादी कहो, चक्रधारी दीदी कहो, जिन्होंने हमें बहुत सी पालना दी है, बहुत नजदीक से पालना मिली है। जगदीश भाई ने बहुत कुछ सिखाया और बच्चों के प्रोग्राम तैयार करने शुरू किए, और मधुबन में पहले पहले बच्चों के प्रोग्राम्स हम लोगों ने देने शुरू हुए। ये बच्चों के प्रोग्राम की शुरुआत हम लोगों से हुई है। वहां पर शुरू में हमने प्रोग्राम्स करने शुरू किए, पपेट शो किए, भंगड़े किए, डांस किए, वन एक्ट प्ले किए, गीत गाए। जब पहला हमने परफॉर्मेंस किया, समर वेकेशंस में हम लोग गए दीदी के साथ वहां पे, और उसके बाद तो यज्ञ में गर्मियों की छुट्टियां आती थी और कमला नगर की कुमारियों की वहां पर इंतजार होता था कि कमला नगर की कुमारियां आएंगी और वो आके जो है कल्चरल प्रोग्राम करेंगी। शाम को कल्चरल प्रोग्राम हमारा स्पेशल होता था और हमें बड़ी स्पेशल खातिरी हमारी होती थी। मुझे अभी तक याद है ट्रेनिंग सेक्शन का जो 17 नंबर का कमरा है, उस कमरे में थे हम लोग। हम बहुत बड़े नहीं थे, छोटे पढ़ते ही थे, उन दिनों की बात है। एक बस सब जमीन पे ही बिस्तरे लगा के सब सोया करते थे। हमारा सारा ग्रुप उसमें हम लोग थे, सारी कुमारियां। और क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारी लौकिक में पालना अलग प्रकार की हुई, और जब यहाँ आए तो बिल्कुल डिफरेंट। जैसे जब मैं पहली बार 68 में जब मधुबन में आई थी, और जब मैंने देखा कि जमीन पे बैठ के खाना खाना है, और वो तुअर की दाल, वो बहुत पतली तुअर की दाल होती थी, पानी वाली दाल। आजकल तो डिफरेंट है, और इतना मालूम नहीं था यज्ञ का, और यज्ञ में इतना तो कुछ था नहीं। पतली दाल बनती थी और सबको सर्व करते थे। तो मैं जब पहली बार खाने लगी तो मैं उसमें दाल का दाना ढूंढ रही हूँ, दाल का दाना तो कोई दिखता ही नहीं। मैं चुप रही, बोला मैंने किसी को कुछ नहीं, मैंने, लेकिन मुझे अंदर में लगा कि ये कैसी दाल है, तो पानी पानी है, सिर्फ दाल तो कोई दिखती नहीं है। लेकिन बहुत प्यार था, जैसे
बाबा से प्यार, बाबा की सेवा से प्यार पहले से ही हो गया। जैसे वो गीत गाया तो वो प्यार हुआ सारा, और इस गीत ने हमको आगे आगे हम लोग बढ़ते गए, दिल्ली में प्रसिद्ध हुए, बड़ी बहनों के नजदीक आने लगे, मधुबन के नजदीक आ गए, और धीरे धीरे इस तरह से नजदीक आने लगे। तो जब हम एक बार जब ग्रुप लेके पूरा गए तो क्या हुआ, हम लोग नाश्ता करने गए। अब बड़ा ग्रुप था, दिखाई देता है सारा, 40-45 लोग थे हम सब सारे मिलके नाश्ता करने गए। तो नाश्ते में वहां रोटी और चावल था। अब रोटी चावल तो कभी खाते नहीं है नाश्ते में, ये थोड़ा पता है नाश्ते में रोटी चावल कैसे खाएंगे रोटी। अच्छा, तो हम सारे वापस आ गए। अब भोली दादी जो है वो जाके जो है बड़ी दादी को बोल के आई, वो चक्करधारी की जो सारा ग्रुप आया ना, वो बच्चे वो नाश्ता करने के नहीं गए, कोई भी नाश्ता नहीं किया है। अब दादी ने दीदी को बुलाया, और दादी ने कहा कि तुम्हारे ग्रुप ने नाश्ता नहीं किया है सबको। तो दीदी हमारे पास आई, लगभग 9:30 बजे का टाइम होगा सुबह का। तो दीदी हमारे पास आई, दीदी ने कहा तुम लोगों ने नाश्ता क्यों नहीं किया। तो मैं तो बोल पड़ी, मैंने कहा दीदी सवेरे सवेरे कौन रोटी खाएगा, वो रोटी नहीं खाई जाती है सवेरे सवेरे। तो मैंने, क्योंकि मेरी आदत थी बोल देने की, तो मैंने बोल दिया। तो दीदी ने जाके दादी को कहा, तो दादी ने, आप सोचिए भोली दादी ने क्या किया, सिंधी में एक सेलमानी बनती है, उन्हीं रोटियों की उन्होंने क्या, एक सेलमानी पालक वगैरह डाल के बनती है, 7 चपाती रख के वो बनते हैं। तो उन्होंने वो सेलमानी बनाई, और सेलमानी बना के हम सबको बुलाया, और हम सबको बड़े प्यार से नाश्ता कराया। हम जब जाते थे दादी हमारी ऐसी पालना, जब देख बच्चे आए हुए हैं तो दादी ऐसे पालना करती थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं 82 में मधुबन में रहती थी। 82 में मैं 1 साल मधुबन रही हूँ बॉम्बे आने से पहले, और मुझे मधुबन में रहने का भी ऑफर था। मुझे बहुत बड़ी दीदी ने बहुत प्यार से कहा था कि तुम मधुबन में रह सकती हो। पहले तो उन्होंने मुझे देखा, मैं बहुत समय तक रही, और वहाँ हमारा मधुबन में भी सबको मालूम है, मधुबन में रहती थी। जो मेरा सेवा जो मुझे मिली है, बस इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं मेरा, किसी से मिलना, यहाँ जाना वहाँ जाना, कहीं नहीं। तो दीदी ने मुझे कहा था, मैंने दीदी को कहा था दीदी मैं प्रेफर करूंगी सेंटर पर रहना बजाय मधुबन के, क्योंकि शुरू से हमें ऑलराउंड प्रकार की सेवाएं जो हैं पसंद आती हैं। खाली एक ही प्रकार की करते रहो, इसकी बजाय सर्व प्रकार की सेवाएं करते हैं तो ज्यादा रुचि होती है उसमें। जब मैं वहां रहती थी 82 में मधुबन में, तो मेरी गुड मॉर्निंग बड़ी दीदी के साथ और गुड नाइट दादी जी के साथ होती थी। दीदी ने मुझ पर एक बार सवाल पूछा, तुम पंखे में साड़ी पहन सकती है? पंखा चल रहा हो तो मैं तुमको सिखाती हूँ कैसे पहनते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं वहां रहती थी, मैं दीदी का पत्र व्यवहार जो होता है वो लिखा करती थी। वो पहले मुन्नी बहन लिखती थी, तो मुन्नी बहन ने मुझे कहा था कि तुम जो है ये सेवा करो। मुन्नी बहन दादी के साथ होती थी, और मुन्नी बहन जो है उसने मुझे अपनी ये जो सेवा थी, उन्होंने जो दीदी का पत्र लिखने की वो सेवा मुझे दे दी। तो दीदी मुझे बताती थी कि तुम अपने फादर को क्या क्या पत्र में लिखो, तुम उनकी सेवा करो इस प्रकार से। तो मैं कभी फादर को अपने पत्र वहीं से लिखा करती थी, क्योंकि वो ज्ञान में तो नहीं चलते थे, और उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी थी आने की, मतलब बिना मन के उन्होंने कह दिया था कि ठीक है अगर तेरे को जाना है तो जा, बाकी मेरी इच्छा तो नहीं है कि तुम जाओ वहां पर। लेकिन कैसे भी करके 84 में हम अपने फादर को ज्ञान में लेकर आए। मैंने यहीं बॉम्बे से ही उनको पत्र लिखा। मैं बॉम्बे आ गई थी, हमारे घर वालों को मालूम नहीं था कि मैं बॉम्बे में, मैं मधुबन में थी। मैंने बॉम्बे आने के बाद अपने घर पे पत्र लिखा कि मैं बॉम्बे आ गई हूँ, मैं बॉम्बे रहती हूँ, इस सेंटर पर हूँ मैं। तब मैंने मेरे फादर को कहा कि आप कम से कम ये देखने तो आओ कि आपकी बेटी रहती कहाँ है, ये तो देख लो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर बॉम्बे आना ही है तो पहले माउंट आबू जाऊंगा। तो वहां गए और वो दादी से बहुत प्रभावित हुए, और वो लिखकर आए थे कि सचमुच यहाँ भगवान है। आज हमारे लौकिक मदर फादर दोनों नहीं है, तो वो लिखकर आए थे कि सचमुच भगवान है तो यहाँ पर है।
और बड़ी दादी ने मेरे फादर ने बोला था मेरी दादी को कि मुझे यहाँ पर जो है इन तीनों के लिए एक ज़मीन लेनी है माउंट आबू में। और वो ज़मीन माउंट आबू में जाके देख कर आए थे जब माउंट आबू में आए थे, क्योंकि हम तीनों समर्पित हो चुके थे। उसके बाद हमारे फादर माउंट आबू गए हैं। तो ज़मीन दादी ने उनको, और ये ज़मीन कौन सी देखी थी, जहाँ पर ये ग्लोबल हॉस्पिटल है हमारा, उसके पास उन्होंने वो ज़मीन देखी थी। और तब उन्होंने दादी को कहा कि मुझे इनके लिए ज़मीन खरीदनी है। तो दादी ने मना कर दिया। दादी ने कहा आपने मुझे ये 3 डायमंड्स दिए हैं, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस बात से हमारे फादर और भी प्रभावित हो गए। तो ये जो हमारा ज्ञान का जो जीवन है, मैं ये समझती हूँ कि जैसे मैंने आपको बिगनिंग में कहा कि यहाँ आने के बाद, बाबा का बनने के बाद, आज मैं अगर अपनी लाइफ को देखती हूँ कि बाबा ने हमें क्या नहीं दिया बाबा ने। आज अगर मैं देखती हूँ तो भारत का मैं समझती केवल 1 या 2 स्टेट है जिसमें मैं नहीं गई हूँ। कई सेवा के कारण ही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे मैं फलानी जगह घूमने जाऊं, जहाँ घूमने जाऊं, ये मुझे शौक नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन मैं समझ, एक नागालैंड छोड़ के और एक और स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, उसको छोड़ के मैं फुल इंडिया बाबा ने मुझे दिखाया है पूरा। क्योंकि 85 से यूथ की सेवाएं करते रहे, उन सेवाओं में चले गए, और बहुत जगह कहीं भर्तियां कराने जाना है, यूथ की सेवाओं में तो बहुत जगह गए हैं। और 2000 से शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग की सेवाएं करते हैं। तो उस दौरान, और उसके कारण मेरा, और वैसे भी जगदीश भाई ने सबसे पहले प्रोग्राम बनाया रशिया जाने का, और वहीं से ही मेरी विदेश यात्राएं शुरू हुई, जो मैं बहुत जगह विदेशों में भी जा चुकी हूँ, और कई प्रकार की सेवाएं करने का हमें मौका मिला। तो हम देखते हैं कि बाबा ने हमारी लाइफ को ऐसा बना दिया, और जो दादियों से पालना मिली, बाबा से मिली, मम्मा को मैंने नहीं देखा, और इसी प्रकार से मम्मा के बारे में बहुत सुना। इसी प्रकार दादियों से, चंद्रमणि दादी हैं, मनोहर दादी हैं, हमारी गंगे दादी हैं, शांतामणि दादी हैं। मैं किस किस के नाम गिनाऊं आपको। हमारे भाइयों में अगर आप देखें, आज भी हमारे जो निर्वैर भाई हैं, या पहले रमेश भाई थे, या इससे पहले जो भी बड़े वरिष्ठ भाई हमारे रहे, ब्रिजमोहन भाई हैं, जो भी बड़े बड़े यज्ञ के मुख्य रहे, जैसे हमारी रोजी बहन जो चेन्नई, जो उसकी तमिलनाडु जोन की थी, इसी प्रकार जो पंजाब की बहुत सारी बड़ी बड़ी बहनें या भाई, बहुतों के संपर्क में आने का मौका मिला। और कुछ एक बातें ऐसी हैं जो हमारे माइंड पर छपी हुई हैं। जैसे मैं 1-2 बातें सुना के पूरा करूंगी क्योंकि टाइम हो रहा है। हम समर्पित होने वाले थे न्यूयॉर्क की, अमेरिका में जो हमारी मोहिनी बहन रहती हैं, मोहिनी बहन अमेरिका जाने वाली थी, क्योंकि वो शुरू से इंग्लिश नोइंग रही हैं, और बाबा ने उनको अमेरिका भेजा था। तो हमें पता था, मधुबन में थे उन दिनों, और ये दिल्ली की टीचर्स को सबको मालूम था कि ये जो बहनें हैं ये यज्ञ की सेवा में समर्पित होंगी, ये सबको मालूम था। तो हम उनके पास गए, तो मैंने कहा कि आप जा रहे हैं अमेरिका में, आप हमें कोई सौगात दो। सौगात माना कोई ऐसी ज्ञान की सौगात। तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग सेंटर पर जाएंगे, कभी भी सेवा में जाएंगे, कोई भी आपको सेवा मिले, कभी भी ना नहीं करना, हमेशा हाँ जी करना। ये बात मेरे यहाँ पर छपी हुई है। मैं आज भी, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि बहुत व्यस्तता है कि कोई चीज के लिए मैं मना कर दूं, लेकिन मैं मना नहीं कर पाती हूँ, मेरे से ना होता नहीं है। जो सेवा मिली ठीक है, ओके। ऐसे ही मुझे चक्रधारी दीदी की एक बात याद आती है
उन्होंने मुझे कहा था, जब भी कोई सेवा करते हैं, समझो आपने कोर्स कराया, समझो आपने भाषण किया, आप ये नहीं कभी समझना कि मैंने भाषण किया या मैंने कोर्स कराया तो इसलिए कोई निकल गया, नहीं, उसके पीछे बहुतों के हाथ होते हैं, बहुतों का सहयोग होता है। जैसे समझो कोई सेंटर पर आया, किसी ने सेंटर को साफ रखा है, किसी ने लाइट किया, किसी ने टोली खिलाई, किसी ने बात की, किसी ने दरवाजा खोला, ये सब सबका सहयोग होता है। और दूसरा, जब भी किसी को कोर्स कराओ, हमेशा उनको अपने बड़ों से परिचित कराओ। ऐसी ऐसी शिक्षाएं मुझे अपने बड़ों से मिली हुई हैं और मुझे इसीलिए बहुत अपने मन में बहुत मैं बाबा का शुक्रिया भी करती हूँ कि कितने हम भाग्यशाली हैं कि अलौकिक जीवन में भी हमें वो वरिष्ठ मिले जिन्होंने हमेशा हमें सही तरीका दिखाया, सही रास्ता दिखाया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वही बातें, ऐसी बहुत सी और भी बातें हैं जो मेरे दिल में छपी हुई हैं और मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ। मुझे उनको स्मृति में लाना नहीं पड़ता है, जैसे मेरे वो एक कॉन्शियस का एक हिस्सा बन चुकी है, वो मेरी स्मृति में रहता ही रहता है। तो इसलिए मेरा शुक्रिया निकलता है दिल से बाबा का कि बाबा ने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। जैसे बाबा ने आज कहा है कि बच्चे तुम्हारी इस लाइफ की बहुत वैल्यू है, आज बाबा ने कहा है मुरली में, तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो और तुम हीरे जैसा तुम्हारा जीवन है। ये आज का बाबा की महावाक्य है। सब चीज सचमुच हमारे जीवन की वैल्यू बनाने वाला वो बाबा है। उसने इस जीवन को कदर दिया, कदर की है और उसने हमारा जीवन ऐसा बनाया और हमने जो पालना ली है बाबा से, मुझे एक ही बात मन में रहती है कि मैंने जो बाबा से या मैंने जो दादियों से, अपने वरिष्ठ भाइयों से, वरिष्ठ बहनों से जो हमने पालना ली है, उसका रिटर्न जो है मैं औरों को दूं। जैसे कहते हैं जिंदगी में आपको कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। अब कौन मिलता है ये तो समय ही तय करता है, जैसे जैसे जिसका पार्ट है, अभी कौन मुझे मिलने वाला है, ठीक है। जिंदगी में आप किस से मिलते हो, आप किससे मिलते हो वो आपका दिल तय करता है, ठीक है। लेकिन जिंदगी में आप किसके दिल में बसे रहेंगे वो आपका व्यवहार और आपका कर्म तय करता है। तो हमारे दिल में तो मैं समझती हूँ बाबा बसा हुआ है और बाबा के दिल में हम बसे हुए हैं। तो हमारी हमेशा केवल एक ही ये इच्छा रहती है कि कैसे जो बाबा से हमने पाया है वो हमें औरों को देना है, जरूर उसका हमें उसका उनको अनुभव कराना है। क्योंकि जीवन में 3 चीजें, मैंने आपको अपने अनुभव का एक हिस्सा केवल सुनाया है, मैं 3 बातें हमेशा कहती हूँ हमारे जीवन में। एक बात रही हमेशा कनेक्शन, राइट कनेक्शन। मेरा आज भी अपने बड़ों के साथ, बेशक मैं बॉम्बे में हूँ, मेरे से बड़ी मीरा दीदी है, लेकिन मेरा आज भी चक्रधारी दीदी के साथ बिल्कुल राइट कनेक्शन है। मैं उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देती हूँ अभी भी, या और बड़े जो हैं। एक मेरा राइट कनेक्शन मेरा मीरा दीदी के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट कनेक्शन है। दूसरा रेगुलरिटी, आज तक भी जब से बाबा के बने कभी क्लास मिस नहीं किया, मुरली मिस नहीं की, सिवाय जो एग्जामिनेशन होते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे उन दिनों को छोड़ के। और तीसरा बाबा की श्रीमत, जो उन्होंने कहा है वही मुझे पालन करना है। और मैं समझती ये 3 चीजें ही जो हैं हमें यहाँ तक लाई हैं। बाकी ऐसा नहीं है कोई फैमिली बैकग्राउंड हो या घर से कोई ज्ञान में चलने वाले हो या किसी ने कुछ कहा हो, नहीं, ये 3 चीजें ही हमको आज यहाँ तक लेकर आई हैं। और बाबा का हमेशा साथ रहा है, बड़ों का हमेशा प्यार मिला है, बड़ों की हमेशा शुभ भावनाओं की छत्र छाया हमेशा बनी रही है और हमें यही विश्वास है कि वो बना ही रहेगा। और यही चीज़ हमें दूसरों के साथ शेयर करनी है कि
आप भी अपना जीवन अगर जीवन में ये अपनाएं कि मेरा राइट कनेक्शन रहे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको बताया हमारे फादर का बिजनेस रहा है और उनके कनेक्शन बहुत बड़े बड़ों से कनेक्शन थे। इनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं मार्केट से मालूम पड़ जाती थी, संस्था के बारे में भी मालूम पड़ती थी। वो घर में आके बताते थे और हम जाके सारी बातें जगदीश भाई को बता दिया करते थे या चक्रधारी दीदी को, क्योंकि हर प्रकार की बात होती थी। हमारे फादर को कभी बाद में पता लगता था तो कहते थे कि जाके रेडियो की तरह से वहां पे खुल जाती हो। हम एज इट इज, हम इतने फेथेबल थे इस सेंटर के, है थे तो नहीं कहूँगी, इतने फेथेबल रहे हैं कि यज्ञ की कोई भी कैसी भी बात थी, हम अपने लौकिक घर से ज्यादा हमेशा बाबा के घर का ध्यान रखते थे शुरू से ही। तो इसीलिए अगर हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जैसे मैंने बताया, कनेक्शन, रेगुलरिटी एंड फेथ, ये लाइफ के अंदर 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। और आपका बहुत थैंक्स, आपने अपने वक्त का तोहफा मुझे दिया। कहते हैं वक्त बहुत बड़ा तोहफा होता है और वो एक ऐसा तोहफा है, वो एक ऐसा तोहफा है जो कभी वापस नहीं किया जा सकता। तो इससे बड़ा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। तो आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमको बड़े प्यार से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो आप इतने बिजी होते हुए भी आपने भी हमें समय दिया और आपके अनुभव से हमें लाभान्वित किया। थैंक यू। आपकी एक बात हमें बहुत दिल में बस गई, जैसे बड़े जो कहते हैं ना, आपने कहा कि बड़ों की बातें हमने दिल में रखी है, तो आज आपकी बात भी हमें एक दिल में लग गई कि जिंदगी में आप किसी के दिल में बसते हो, वो 2 बातों पे नकी होता है, आपके व्यवहार और आपके कर्म से। yes. ये आज हमें सीख भी मिली, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब भी आपसे कुछ कहेंगे। डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति जयंत भाई। अच्छा, आपने तो बहुत सुंदर वक्तव्य किया, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। हाँ, सचमुच यही जीवन आप हमारे लिए और सब भाई बहनों के लिए भी एक आईना बन गए हो कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना है, अपना श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाना है और कैसे आगे बढ़ना है, चारों तरफ कैसे अच्छा संबंध रखना है। और बड़ों से खास जगदीश भाई तो वो तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड थे। उनके साथ तो आपका कनेक्शन हमने पहले भी देखा है, जब हमारी मेडिकल विंग की रैली आई थी दिल्ली में, तब हम आए थे। जी जी जी। तो उस समय भी आप दोनों को बहनों को मिले थे। तो ये जगदीश भाई का गाइडेंस हो बुद्धिजीवियों के लिए तो वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो सब तर्क से भी अच्छी तरह समझाते थे। तो इनके साथ कनेक्शन रहना है और कंटिन्यूस कनेक्शन रहना, दिल्ली में कमला नगर में रहना, ये भी एक आपका भाग्य रहा। और आज आपको सुनकर हम कारेली बाग और भी अनेक भाई बहन है, हाँ, तो ये सब हाजिर है अभी, तो उनको उनका भी भाग्य बना। इसीलिए तोहफा हमने एक दिया, आपने अनेक दिया, अनेकों को दिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। चंपा बहन, ओम शांति। ओम शांति। आप तीनों बहनों को बचपन से ही देखते आए मधुबन जी जी। प्रोग्राम में और राधा बहन के साथ हमारा थोड़ा रहा। यस, राधा बहन बहुत अच्छे से जानती हैं। हाँ जी। दिव्य प्रभा बहन के साथ थे ना, तो मेडिकल विंग की शुरुआत हुई, डॉक्टरों का प्रोग्राम हुआ, जी जी, बहुत आना जाना हुआ, तो राधा बहन के साथ ज्यादा रहा है। जी जी। हाँ जी। और आपको आज सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत क्या बोलते, बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना अनुभव सुनाया।